एनीमे के स्टार्ट में हम एक स्कल को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदे का स्टेच्यू होता है जो कि होते हैं यहाँ के फर्स्ट विज़र्ड किंग जिसने इस डीमन लॉर्ड को मारा होता है। इस स्कल के सामने एक चर्च होता है। इस चर्च के फादर को एक दिन दो बच्चे मिलते हैं जिनको कोई यहाँ पे छोड़ के चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं ये दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को साथ में अंदर ले आते हैं और उन बच्चों की टी शर्ट पे उनके नाम लिखे रहते हैं और उनमें से एक का नाम यूनो होता है जो कि बहुत शांत और प्यारा लड़का होता है और वहीं दूसरा बहुत शरारती होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है आस्टा। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं आस्टा इस चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है और कहता है मैं बड़ा होकर विज़र्ड किंग बनूंगा और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिस पे सिस्टर लिली कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्टा तो बहुत जिद्दी होता है। फिर सिस्टर लिली आस्टा से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करती है और आस्टा को वहीं सुला देती है। फिर सिस्टर लिली परेशान हो जाती है और पूछती है आस्टा क्या तुम ठीक हो। फिर वहीं चर्च के और बच्चे आ जाते हैं। वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही किया, आप 2-3 पंच मार दिया करो। लेकिन गाइस आस्टा फिर से होश में आ जाता है और वो सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार यूनो आ जाता है और वो अपने मैजिक से आस्टा को वहीं गिरा देता है। फिर आस्टा उठता है और उसके पास जाके कहता है तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में टांग क्यों अड़ाते हो। फिर उस पे यूनो कहता है पहला तुम बहुत शोर मचाते हो और दूसरा तुम्हारी हाइट छोटी है और तीसरा तुम्हें कोई मैजिक भी नहीं आता और सिस्टर लिली यहाँ की नन है, नन लोग शादी नहीं कर सकती है, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठता। फिर आस्टा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओ कर लो 2-2 हाथ। फिर यूनो कहता है नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ 1v1 करके। फिर आस्टा कहता है क्या डर गए क्या। फिर ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को हरा सकते हो। फिर आस्टा कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। मैक्स कहता है मैं ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो कि 15 साल का हो है और उसे मैजिक नहीं आता। जी गाइस आपने सही सुना, आस्टा के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। मतलब गाइस आस्टा एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे सिर्फ मैजिक ही यूज होता है। फिर मैक्स कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। तो आस्टा इस पे कहता है अच्छा यूनो इतना खास है तो वो ये कर सकता है क्या। मतलब गाइस आस्टा मैजिक तो नहीं कर सकता लेकिन इसलिए उसने एक्सरसाइज करके अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत खतरनाक बना दिया है। जिस पे मैक्स कहता है तुम ये क्रंचेस मार के विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, विज़र्ड किंग एक बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं। फिर उसके बाद यूनो अपना मैजिक यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है जिसको देख के उसके पास सब बच्चे आ जाते हैं और यूनो का भी सपना आस्टा की तरह विज़र्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स कहती है जिसको देख के आस्टा की जल जाती है और वो वहां से भाग जाता है और वो जल्दी से लकड़ियां काटने लग जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन वो जब लकड़ियां काटता उससे पहले ही यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां काट देता है। असल में इसको आस्टा के सामने शो ऑफ करना पसंद होता है। फिर मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विज़र्ड किंग यूनो ही बनेगा और वहीं पर फादर भी आ जाते हैं और वो यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो भी एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्टा भी दुखी हो जाता है और कोने में जाके अकेला बैठ जाता है। फिर उसके बाद सिस्टर लिली आती है और कहती है दुखी मत हो आस्टा, थोड़े दिन में तुम्हें तुम्हारी ग्रिम वॉर में मिल जाएगी और तुम मैजिक यूज कर पाओगे। इसको सुन के आस्टा खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली मुझे दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रिम वॉर मिलेगी और मैं दुनिया का सबसे बेस्ट विज़र्ड किंग बन के दिखाऊंगा। ग्रिम वॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती हैं जो कि सब बच्चों को 15 साल के बाद मिलती हैं एंड उसके बाद उनका मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आस्टा कहता है जब मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिलेगी फिर अपन बचपन की तरह प्रैक्टिस करेंगे साथ में। लेकिन यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है मानो वो आस्टा को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्टा भी बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है तुम्हें आस्टा के साथ ये नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्टा मेरे रहते कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली सोचती है आस्टा बहुत दुखी होके गया है तो वो कहीं चुपचाप से बैठ के रो रहा होगा। लेकिन हमारा आस्टा कोई बच्चा थोड़ी ना है यार, वो तो ट्रेनिंग करके और मजबूत बन रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहेगा। थोड़े दिन बाद वो टाइम आ चुका था जो बच्चों को ग्रिम वॉर मिलनी थी। आस्टा और यूनो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। आस्टा भी बहुत खुश होता है कि वो फाइनली अब मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं और वो आस्टा और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रिम वॉर मास्टर आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। फिर वो मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और उनके पास उन लोगों की उड़ उड़ के ग्रिम वॉर जाने लगती है। सारे लोग अपनी ग्रिम वॉर पाके खुश होते हैं लेकिन आस्टा को कोई ग्रिम वॉर मिलती ही नहीं है। आस्टा कहता है मेरी ग्रिम वॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिम वॉर कहाँ है। जिसपे ये सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद यूनो के पास उसकी ग्रिम वॉर आती है जो कि होती है 4 लीफ ग्रिम वॉर जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और यही ग्रिम वॉर फर्स्ट विज़र्ड किंग
किंग के पास भी होती है, जिसको देख के नोबल फैमिली के बच्चे कहते हैं इस गरीब को ये ग्रिम वॉर कैसे मिल गई, ये तो फर्स्ट विजिट किंग की है। यूनो उल्टा घूमता और कहता है वो बनेगा अगला विजिट किंग, और सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर आस्टा खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। लेकिन फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और यूनो भी आस्टा को वहीं पर इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद आस्टा जंगल में उल्टा लटका रहता है। वो थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना ही उसके अंदर मैजिक है और ना ही उसको ग्रिम वॉर मिली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उठता है और कहता है मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। क्या हुआ अगर मुझे ग्रिम वॉर नहीं मिली, मैं मेहनत करता रहूंगा और बनूंगा एक दिन विजिट किंग। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही हूँ तुम्हारा राइवल। फिर उसे कुछ आवाज आती है, ये लोग यूनो से लड़ने आ गए होते हैं क्योंकि यूनो के पास 4 लीफ ग्रिम वॉर होती है। आखिरकार तुम्हारे जैसे गरीब को एक ग्रिम वॉर कैसे मिल सकती है, वो भी 4 लीफ वाली। मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिम वॉर को। फिर उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करके यूनो के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है और वो अपने बिना ग्रिम वॉर के ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देख के इन दोनों की फट जाती है कि यूनो आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से कहीं से ये चेन्स आके इन दोनों को पकड़ लेती हैं और जब ये आदमी आता है और कहता है तुम लोग पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, ये बताता है मेरा नाम है स्नेक एंड मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। इसके बाद वो यूनो को अपनी चेन से पकड़ लेता है और उसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर छीन लेता है। स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत फेमस चोर हो एंड तुम्हें पता होगा कि ग्रिम वॉर का ओरिजिनल मास्टर ही उसे यूज कर सकता है। हाँ मुझे पता है तुम्हारी ग्रिम वॉर वो यूज कोई नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, लेकिन इस ग्रिम वॉर के मुझे बहुत पैसे मिलेंगे ब्लैक मार्केट में, इसलिए मैं तुम्हारी ग्रिम वॉर चुरा रहा हूँ और मुझे माफ करना, तुम्हारा ये विजिट किंग बनने का सपना यहीं पर ही खत्म होता है। लेकिन वहीं पे अपना आस्टा जाता है और गिर के अपनी वही बेइज्जती करवा लेता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम्हारे पास 2 ग्रिम वॉर कैसे हैं। यूनो कहता है ग्रिम वॉर मेरी है, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आस्टा को सब समझ में आ जाता है और वो कहता है स्नेप से यूनो की ग्रिम वॉर वापस करो। फिर स्नेप उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिम वॉर नहीं मिली। आस्टा कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई भी ग्रिम वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा। और ये कहकर आस्टा उसके ऊपर हमला कर देता है और यूनो से कहता है उससे मत लड़ना, वो तुम्हारी चटनी बना देगा। आस्टा स्नेक अपने मैजिक से आस्टा पे अटैक करता है, लेकिन आस्टा उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। वो उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन स्नेप की चेन उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेप अपने मैजिक से आस्टा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर आस्टा मन में सोचता है ये चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विजिट किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा एंड फिर स्नेक उसको एक पीछे की दीवार पे फेंक देता है। फिर स्नेप उसके कंधे पे लात रखते हुए कहता है आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। आस्टा सोचता है सही तो है, मैं अपनी बॉडी को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं हरा सकता। स्नेप उस पे हंसता है और कहता है मैं अपनी चेनों से नाप सकता हूँ किसके अंदर कितना मैजिक है और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है और इसलिए तुम्हारे पास ग्रिम वॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तुम विजिट किंग तो क्या, तुम एक नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। फिर आस्टा पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है ये सही तो कह रहा है, मेरे पास न ग्रिम वॉर है न मैजिक, में कैसे विजिट किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। जिंदगी में पहली बार आस्टा गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो कहता है नहीं आस्टा एक विजिट किंग नहीं बनेगा, वो तो मैं बनूंगा, लेकिन आस्टा कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है, वो है कभी भी गिव अप न करना। और उसको सुनते ही मानो आस्टा के अंदर फिर से जाना जाती है। वो स्नेप से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेप उसके पास से हट जाता है एंड आस्टा के पास से एक खतरनाक एनर्जी आने लगती है। आस्टा यूनो से कहता है यूनो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ग्रिम वॉर लेके ही रहूंगा। एंड उसके बाद आस्टा के पास खुद की ग्रिम वॉर आ ही जाती है, जो कि कोई मामूली ग्रिम वॉर नहीं, सबसे रेयर ग्रिम वॉर 5 लीफ ग्रिम वॉर होती है। एंड ये इसलिए रेयर है क्योंकि इसके अंदर होता है एक डीमन। एंड यूनो आस्टा की तरफ स्माइल करके कहता है हाँ मुझे पता था आस्टा, तुम वो कर सकते हो जो कि कोई नहीं कर सकता, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन लोगों का बचपन देखते हैं, कैसे यूनो एक रोतड़ू बच्चा था जो कि छोटी छोटी बातों पे रोने लगता था एंड आस्टा उसकी स्टार्टिंग से ही मदद करता रहता था एंड उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। और उसके बाद सिस्टर लिली फर्स्ट विजिट किंग की कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक दिन पूरी दुनिया पर एक खतरनाक राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। उसके पास एक 4 लीफ ग्रिम वॉर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़का उस राक्षस को आखिर में हरा देता है एंड दोबारा से इस दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विजिट किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनते हुए दोनों लोग फैसला करते हैं कि वो एक दिन विजिट किंग बनेंगे। और इधर हम देखते हैं आस्टा की ग्रिम वॉर में से एक अजीब सी तलवार निकलती
जाती है। स्नेक बोलता है तुम्हारे पास अचानक से ही ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई, एंड वो आस्टा के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन आस्टा अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और उसकी मैजिकल चेन्स गायब हो जाती हैं अचानक से। स्नेक कहता है ये तुमने कैसे किया और हो कौन तुम, जिसपे आस्टा कहता है मैं वो हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड भाई आस्टा एक ऐसा अटैक करता है जिससे स्नेप की बैंड बच जाती है। यूनो उसको देख के हंस रहा होता है और आस्टा उससे कहता है देखो यूनो मेरी ग्रिमवॉर मुझे आखिरकार मिल ही गई। एंड यूनो आस्टा से कहता है फिर एक और बार तुमने मुझे बचा लिया आस्टा, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्टा से पूछता है क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ, इतना कमजोर हूँ तब भी, जिसपे आस्टा कहता है हाँ तुम अगर बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। एंड फिर यूनो उसको देख के रोने लगता है और कहता है हाँ आज मैंने वादा की है कि मैं इसके बाद कभी नहीं रोऊंगा एंड एक दिन मैं बहुत मेहनत करके एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और चर्च को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड फिर वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं वो बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। इस एनीमे को देख के तुम्हें क्या सीख मिलती है गाइस कमेंट में जरूर बताना। के बाद पास्ट में आस्टा कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। वो दोनों फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और शर्त लगाते हैं कि पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम विज़र्ड किंग की हल्की सी झलक देखते हैं और फिर उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और इनका काम होता है पूरे किंगडम को बचाना। एंड इन सबकी एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एंड उसी टेस्ट के लिए आस्टा और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर उनसे पूछते हैं उन्होंने एग्जाम के लिए यूनो के साथ आस्टा का नाम क्यों लिखा, जबकि आस्टा तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उन्हें बताते हैं आस्टा ने अपनी मुझे ग्रिमवॉर दिखाई थी और खूब रिक्वेस्ट करी थी कि उसको भी एग्जाम में ले लिया जाए, तो इसलिए मैंने उसे ले लिया एग्जाम में। जिसपे फादर मास्टर से पूछते हैं जो आस्टा के पास ग्रिमवॉर है वो आई कहाँ से और वो ग्रिमवॉर है भी या नहीं। जिसपे मास्टर बताते हैं मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो आस्टा के पास ग्रिमवॉर है उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी फ्यूचर में। फादर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्टा बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसे एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजें। जिसपे मास्टर कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे भेजना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो अगर पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम बहुत दुखी हो जाओगे। जिसपे फादर शर्माने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। जिसपे सिस्टर लिली भी समझ जाती है फादर सीक्रेटली आस्टा से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्टा और यूनो रेस लगाते हुए चर्च के पास आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्टा पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्टा कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वो ही जीतेगा। आस्टा जैसे ही चर्च के अंदर जाने वाला होता है यूनो अपने मैजिक से उसे हवा में उड़ा देता है और रेस को जीत जाता है। रात में आस्टा सोते वक्त भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा, जिसको सुनकर मैक्स आस्टा पे गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन आस्टा फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है। आस्टा पूछता है क्या हुआ। मैक्स कहता है तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्टा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर यहाँ पे आए हो। मैक्स उससे कहता है तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। जिसपे आस्टा कहता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर भी है और मैं बनूंगा विज़र्ड। तभी मैक्स उसे रोक देता है, कहता है क्या तुम विज़र्ड किंग करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम जैसे गरीब लोग नहीं बन सकते विज़र्ड किंग। आस्टा उसके पास आता है और कहता है जरूर बन सकते हैं, अगर तुम सपनों को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। फिर जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है आस्टा इतना बड़ा वाला भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि आस्टा और यूनो कल एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हैं। आस्टा बहुत खुश होता है। फादर आस्टा को बुला के कहते हैं देखो अगर आस्टा तुम फेल भी हो जाओ तो दुखी मत होना, चुपचाप घर जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आस्टा कहता है ये चीज आप यूनो को भी कहोगे या मुझसे ही कह रहे हो। जिसपे फादर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्टा की थोड़ी दिक्कत है। आस्टा फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पूरा करूंगा और बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन सिस्टर लिली उसे फिर से एक पंच में सुला देती हैं। अगले दिन आस्टा और यूनो अपनी जर्नी पे निकलने वाले होते हैं। सब लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय कहते हैं, लेकिन मैक्स कहता है आस्टा को बाय बाय कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। लेकिन अगर आस्टा तुम पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं। जिसपे आस्टा उससे कहता है तो फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्टा और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्टा के जाने पे थोड़ी दुखी होती हैं। एंड उसके बाद आस्टा और यूनो बहुत सारा सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। के बाद ये दोनों गीगा टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पे इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्टा अपनी नजर जहाँ भी घुमा रहा होता है वहाँ पे उसको मैजिक दिख रहा होता है। फिर वो अपनी नजर ऊपर घुमाता है और उसको दिखता है बहुत बड़ा कैसल
कैसल जो कि एक विजिट किंग का होता है। यहीं पर ही विजिट किंग रहता है। आस्टा यूनो से कहता है, देखना यूनो, एक दिन ये कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा। है ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कैसल किसका होगा। फिर इसके बाद आस्टा और यूनो एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं और बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। एंड आस्टा पागलों की तरह कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विजिट किंग बनूंगा, ताकि यूनो की बेइज्जती नहीं हो। तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि इसको जानता ही नहीं है। आस्टा यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं। एंड जब यूनो अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड दिखाता है तो सारे के सारे लोग चौक हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये बंदा जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड है। एंड गार्ड उसको गेट के अंदर जाने देता है और आस्टा अपनी ग्रिमवॉर्ड दिखाता है तो उन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये ग्रिमवॉर्ड है भी या नहीं, क्योंकि आस्टा की ग्रिमवॉर्ड इतनी ज्यादा रेयर होती है कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन आस्टा की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड उसे अंदर जाने देता है। आस्टा के पीछे एक लड़का खड़ा रहता है और वो कहता है, ये लड़का बहुत फनी लग रहा है मुझे। एंड फिर ये सब बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं। एंड ये जो बर्ड्स हैं वो उसके पास ही आती है जिसके पास सबसे कम मैजिक होता है। एंड यूनो के पास एक भी बर्ड्स नहीं आती। सारे लोग सोच रहे होते हैं कौन है ये बंदा जिसके पास इतना सारा मैजिक है। एंड हमारे आस्टा के पास तो मैजिक ही नहीं होता, तो उसके पीछे इतनी ढेर सारी बर्ड्स पीछे पड़ जाती हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। एंड आस्टा भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है। आस्टा को लगता है शायद ये भी कोई बच्चा है जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। एंड आस्टा उसे कहता है, बच्चे तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन वो बंदा उसको सर से उठा लेता है, क्या मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? और ये आदमी और कोई नहीं, मैजिक नाइट ब्लैक बुल कैप्टन यामी सुकेहिरो होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। और आस्टा बेचारा आते साथ ही एक कैप्टन से पंगा ले लेता है। एंड वो उसका सर पीसने वाला ही होता है, तभी उसके 2 मेंबर आ जाते हैं, फिंडल और गॉर्डन। फिंडल बहुत बड़ा वाला ठरकी होता है एंड गॉर्डन बहुत शांत और बहुत अजीब होता है। फिंडल यामी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलो इवेंट शुरू होने वाला है। जिस पे यामी कहता है, बस कुछ नहीं, मैं ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड फिर एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है और यामी आस्टा को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एंड आस्टा खड़ा होता है और ये बंदा उसके पास दोबारा से आता है जिसका नाम सेक्के होता है। एंड वो आस्टा से दोस्ती कर लेता है। एंड फिर वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स कैप्टन आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और कहा जाता है पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा ताकतवर बस सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विजिट किंग है। एंड इस बंदे का नाम विलियम होता है जो कि पूरी दुनिया का नंबर 1 कैप्टन है जिसका नाम है गोल्डन डॉन। एंड सभी बच्चों का सपना इसकी स्क्वाड को ज्वाइन करने का होता है। एंड वहीं पे यामी की स्क्वाड सबसे बेकार होती है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। आस्टा सिक्के से पूछता है, विजिट किंग कहाँ है? जिसपे सिक्के कहता है, विजिट किंग थोड़ी ना छोटे मोटे इवेंटों में आएंगे। फिर उसके बाद विलियम उनसे कहता है, अब टाइम आ चुका है तुम्हारे एग्जाम को शुरू करने का। एंड फिर वो अपना मैजिक यूज करता है और आसमान से एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। एंड उस पेड़ से कुछ झाड़ुआं आती हैं जो कि कैंडिडेट के हाथ में आ जाती हैं। एंड विलियम कहता है, ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा, तुम लोगों को इस मैजिकल झाड़ू से उड़ना होगा। एंड सारे के सारे बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सारे के सारे कैप्टन उन लोगों को देख रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर देता है। और वहीं पे बेचारा हमारा आस्टा उड़ना तो छोड़ो, कूद भी नहीं पा रहा होता। और एक कैप्टन नीचे जाता है और एक लड़की को चिल्लाता है जो कि इसकी बहन होती है। एंड ये से कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, सिल्वर फैमिली का नाम मत डुबाओ, चुपचाप घर चले जाओ। एंड वो वहां से चला जाता है और इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेक्के आस्टा से कहता है, आस्टा ट्राई करते रहो, तुम ये कर सकते हो। एंड हम सब जानते हैं आस्टा ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही नहीं। एंड ये वाले और इसके बाद वाले टेस्ट में आस्टा बहुत खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है, अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुन लेना जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सिक्के आस्टा से कहता है, चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, और वो उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्टा सेके से कहता है, सेके ऑल द बेस्ट, चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं और जो भी हारेगा वो उससे बुरा नहीं मानेगा, हमारी दोस्ती पे असर नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी सेके अपना असली रंग दिखाता है। सेके उससे कहता है, सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने तेरे से इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पता था ये टेस्ट आखिरी में होने वाला है जिसमें हमें हमारा पार्टनर चुनना पड़ेगा लड़ने के लिए। मैंने तुमसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम्हारे जैसे वीक इंसान को हरा कर मैं एक मैजिक नाइट बन पाऊँ। आस्टा ये देख के एकदम शॉक हो जाता है, उसे लगा था कि उसको एक दोस्त मिल चुका है। और सारे लोग उसको देख के कहने लगते हैं, वाह यार सिक्के, तुम तो बहुत तेज निकले, अब तुम इस जैसे वीक को हरा कर एक मैजिक नाइट बन पाओगे। सब लोग को
लग रहा होता है कि आष्टा बहुत वीक है। सेके तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और वो अपनी ग्रिमवॉर्ड निकाल के तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और लोग यही सोच रहे होते हैं कि आष्टा इसको कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता कि आष्टा कोई इल्यूजन नहीं है। एंड भाई आष्टा अपनी ग्रिमवॉर्ड से जब तलवार निकालता है ना तो भाई गूज बम्स आ जाते हैं। एंड भाई अब यकीन नहीं करोगे, वो सिर्फ सेके के ऊपर एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी बैंड बच जाती है। एंड ये सब देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं और यूनो भी आष्टा को देख के स्माइल कर रहा होता है। एंड सारे के सारे कैप्टन भी शौक रह जाते हैं। एंड आष्टा अपने कंधे पे तलवार रखता है और कहता है मेरा नाम याद रखना सेके, मेरा नाम है आष्टा जो कि बनेगा एक दिन विज़र्ड किंग। एंड इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट की लड़ाई होती है और फिर आखिर में आ जाती है यूनो की बारी। भाई उससे कोई लड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं। एंड तभी यूनो के पास आता है सलीम जो कि उससे कहता है चलो अपन लोग लड़ते हैं। एंड इनके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है लेकिन आखिर में हमारा यूनो जीत जाता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब बारी होती है कि सारे के सारे कैप्टन किस बंदे को लेना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन से हाथ उठा दिया तो उसको डिसाइड करना होगा कि वो कौन से कैप्टन की टीम में जाना चाहेगा। और अगर किसी बच्चे के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया तो वो फेल हो जाएगा। और एक एक करके बच्चे फेल हो रहे होते हैं। आष्टा को टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार नो कैप्टन एक बच्चे के लिए हाथ उठाते हैं। और अब यूनो को डिसाइड करना था कि वो किसकी टीम में जाएगा और यूनो चुनता है गोल्डन डॉन की टीम को। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आष्टा की। एंड आष्टा का ऑप्शन शुरू होता है और आष्टा के लिए कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता, जिसका मतलब होता है आष्टा फेल हो जाता है। आष्टा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड आष्टा वहां से जाने वाला होता है लेकिन तभी यामी उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है बच्चे तुम क्यों फेल हुए, क्योंकि तुम बहुत वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तो तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम एक मैजिक नाइट बन सकते हो। एंड यामी अपनी मैजिकल पावर्स रिलीज करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीनें हिलने लगती हैं। एंड वो नीचे कूदता है और आष्टा से कहता है मैंने सुना है तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, हाँ तुम्हें पता तो है ना, तुम्हें विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे और वो 8 कैप्टन्स को हराना पड़ेगा, जब जाके तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो। इस पे आष्टा कहता है मुझे मालूम है मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैप्टन्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा। मुझे अगर आप लोगों को हराना होगा तो मैं आपको हरा के विज़र्ड किंग बनूंगा। एंड ये सुन के यामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लेता हूँ और मैं तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा क्योंकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार आष्टा के सपने पे किसी ने भरोसा किया होता है। आष्टा कहता है थैंक यू सर। एंड फाइनली एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और आष्टा का पेट खराब हो जाता है। वो जल्दी से भागते हुए जाता है। एंड वो बाथरूम में जैसे ही जाता है वहाँ पे सेके आ जाता है। सेके अपना बदला लेना चाहता था आष्टा से। वो अपनी ग्रिमवॉर्ड निकालता है और उसके अंदर से एक लिजार्ड छोड़ता है जो कि अगर आष्टा को काट लेती तो आष्टा की जान भी जा सकती है। लेकिन वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा यूनो। वो कहता है सोचना भी मत, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से निकलो। और सेके डर के मारे यहाँ से निकल जाता है। एंड फिर आष्टा और यूनो निकल जाते हैं अपने लंबे सफर पे और जिंदगी में पहली बार ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। यामी आष्टा पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो 1.5 घंटे से हग रहा होता है। एंड इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है। एंड फिर यामी आष्टा को अंदर फेंक देता है और ये तीनों चारों आ जाते हैं जहाँ पे अब से आष्टा रहेगा। और आष्टा खुशी खुशी अपना गेट खोलता है और उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आष्टा रॉकेट बन के दूर जाके फेंक जाता है। और यामी सुके हीरो कहता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर हम यूनो को देखते हैं जिससे एक बंदा कह रहा होता है जिसका नाम क्लॉज होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसा गरीब बंदा भी इस टीम में आ सकता है। मुझे यकीन नहीं होता जो कि रॉयल फैमिली का नहीं है, विलियमसन ने उसको इस टीम में रख लिया। सोचना भी मत अगर तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे चैन से जी सकते हो। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे आष्टा अपने टीम मेंबर से मिलता है और देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे सब बंदे हिले हुए हैं। यामी सब लोगों से चिल्ला के कहता है तोड़ फोड़ करना बंद करो और वो अपनी दीवार तोड़ देता है पीछे की। ये सब यामी सर को देख के खुश हो जाते हैं। यामी सर इनको आष्टा से मिलवाते हैं। आष्टा कहता है मेरा नाम है आष्टा और मैं हाजी विलेज से आया हूँ। और ये सब सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। आष्टा इतना गरीब गांव से आया है और उसने एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर लिया। एंड फिर आष्टा को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है और ये 1 नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आष्टा के पास आके कहती है तुम्हारा नाम आष्टा है, तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है क्या? ये देख के आष्टा शर्मा जाता है और वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर ली से ही प्यार करता है। फिर आष्टा को लक से मिलवाता है। इस बंदे को लड़ाई करना बहुत पसंद होता है और वो आष्टा से कहता है कि मुझसे लड़ाई करोगे। एंड तो भी उसके पास दूसरा बंदा चाहता है। वो अपनी बहन की फोटो
दिखाता है। वो कहता है ये मेरी बहन है, अगर तूने इसको हाथ भी लगाया तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। एंड आस्टा इस पे कहता है भाई मैं जानता नहीं हूँ ये लड़की कौन है, मुझे माफ करो। एंड इस बंदे का नाम ग्लॉच होता है और ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। एंड उसके बाद आस्टा बाकी लोगों से भी मिलता है। यामी कहता है जिसको उसका टेस्ट लेना है जल्दी से ले लो। ये सुन के मैग्मा खड़ा होता है और वो कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम ब्लैक बुल ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसा गरीब जो कि रॉयल फैमिली का भी नहीं है और वो ब्लैक बुल ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। और अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। बोलो तुम्हें चाहिए ये मैजिकल रोप? हाँ मुझे चाहिए, अब भी के अब भी चाहिए। फिर मैग्मा उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन हमारा आस्था तो ये सब बचपन से करता हुआ आ रहा था तो वो सब कुछ कर लेता है। एंड फिर बारी आती 1v1 की। मैग्मा कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तुम इनसे बचना होगा। एंड फिर मैग्मा अपने मैजिकल बैट और बॉल से अटैक करने लगता है, जिसे आस्टा बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिसको देख के मैग्मा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्टा डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही फास्ट और बड़ी थी। एंड तभी आस्टा अपनी ग्रिमवॉर में से तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देख के ये सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्टा अपनी तलवार को एक बैट की तरह यूज करता है और मैग्मा के अटैक को उसकी तरफ ही भेज देता है। ये देख के यामी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो अपनी तलवार से किसी के अटैक को रोक ही नहीं सकता है, बल्कि उस अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ भेज भी सकता है। और ये सब देख के ये लोग भी समझ जाते हैं कि आस्टा कोई ऐरा गहरा नत्थु खेड़ा नहीं है, वो रियल में पावरफुल है। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको इस वीडियो पे 100 लाइक्स करवाने होंगे। फिर इसके बाद मैग्मा भी आस्टा के पास आता है और उसकी तारीफ करता है एंड उससे कहता है भाई मुझे माफ करना कि मैंने तुझे छोटे गाँव का बोला, असल बात ये है कि मैं भी उसके बगल वाले गाँव से ही आया हूँ। एंड फिर ये सारे के सारे लोग भी इसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड चार्मी भी आस्टा को अपना केक दे देती है और आस्टा की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड एक लड़की आस्टा को चुपचाप से ऊपर से देख रही होती है और पता नहीं वो आस्टा पे बहुत गुस्सा होती है। एंड इसके बाद फाइनली आस्टा को उसकी ब्लैक वुल्फ की रोप मिल जाती है। इसका मतलब है आस्टा ऑफिशियली एक नाइट बन चुका है। एंड यहाँ से आस्टा की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। एंड मैग्मा आस्टा को उसका रूम दिखाता और वो कहता है माफ करना, यही बेकार सा एक रूम पड़ा हुआ था तुम्हारे लिए। लेकिन आस्टा बेचारा यही सड़ा हुआ रूम पाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको एक खुद का रूम मिला होता है। एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में ये कमरा पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया, चर्च में इससे भी छोटे रूम में हम लोग सब साथ में सोते थे। फिर इसके बाद आस्टा और यूनो वो दोनों एक खत लिखने लगते हैं चर्च के लिए, क्योंकि वो बता सके कि वो ऑफिशियली एक नाइट बन चुके हैं। यूनो का लेटर पढ़ के सारे लोग खुश और रोने लग जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्टा की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ नहीं पा रहा होता कि उसने लिखा क्या है। एंड फादर सिस्टर लिली से कहने लगते हैं देखो उसमें क्या लिखा है, आस्टा कब वापस आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो पास तो हो नहीं पाया होगा। सिस्टर लिली कहती है इसमें लिखा है वो पास हो गया। क्या क्या वो कैसे पास हो गया? ये सब सुन के पूरे चर्च के लोग पागल हो जाते हैं कि वो कैसे पास हो गया। फिर इसके बाद सिस्टर लिली और मैक्स दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन फादर थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि आस्टा उनके पास अब कभी नहीं आएगा। एंड फिर इसके बाद सुबह होती है और आस्टा खुशी खुशी उठता है और वो अपनी रोप पहनता है और रोप पहन के जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक खंबे से टकरा जाता है। एंड मैग्मा उसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना बच्चे? जिस पे आस्टा कहता है हाँ सेंपाई, लेकिन ये खंबा कहाँ से आगा, ये कल तो नहीं था। अच्छा ये वो क्या है कि हमारा कैसल दिन ब दिन इधर उधर होता रहता है, जैसे कि कल हम पहली मंजिल पे थे और आज दूसरी मंजिल पे हैं। कोई ना तुम्हारी आदत जल्दी लग जाएगी रहते रहते। एंड फिर मैग्मा उसको पूरा बेस दिखाता है, किचन, बाथरूम, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो जा नहीं सकते थे, और यामी सर के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्टा, आज तक इनकी देखभाल मैं करता था लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज से इनकी देखभाल तुम करोगे और इनका ख्याल अच्छे से रखना, नहीं तो अगर इनको कुछ हुआ तो यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको। एंड फिर आस्टा यामी सर के पेट्स को खाना खिलाने लगता है, लेकिन वो खाने को नहीं बल्कि आस्टा को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं। एंड तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो आस्टा को कल ऊपर से देख रही होती है। एंड ये लड़की और कोई नहीं नोएल होती है और यामी ने आस्टा के साथ इस लड़की को भी टीम में लिया होता है। मैग्मा बोलता है आस्टा इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल ज्वाइन किया है। फिर आस्टा आगे बढ़ता है, वो नोएल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और उससे कहती है किसने परमिशन दी तुम्हें मुझसे हाथ मिलाने की गरीब कीड़े? मैं हूँ रॉयल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। रॉयल सिल्वा फैमिली की होती जिसका ये कैप्टन भी था। आस्टा गुस्सा
होते हुए कहता है, ए तूने मुझे करीब पीड़ा कैसे कहा, तू भी यहाँ पे कोई रॉयल मोयल नहीं है, तू सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैक बुल की मेंबर है। नोएल आस्टा पे गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, पर उसका निशान इतना कच्चा रहता है कि वो जाके सीधा मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा कहता है, मुझे क्यों तोड़ा? और हाँ, अगर तुम्हें ब्लैक बुल्स में रहना है तो तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। जिसपे नोएल कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी ब्लैक बुल में, और वो ब्लैक बुल की रोप फेंक के वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद आस्टा ऐसे ही अपने बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, तब भी इसके ऊपर एक अटैक आ जाता है। अबे ये कहाँ से आया? फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अंदर जाता है और वो देखता है कि नोएल अपनी निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका निशाना ढंग से लगता ही नहीं है। एंड तभी उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो उनके भाई बहनों में सबसे ज्यादा वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई तो उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, तो इसलिए उसके भाई बहन उससे और नफरत करते थे। एंड आस्टा नोएल को चुपके से देख रहा होता है और नोएल भी आस्टा को देख लेती है। वो सोचती है कि ये भी अब दूसरों की तरह मेरा मजाक उड़ाएगा, सो इसलिए वो आस्टा के ऊपर एक मैजिकल अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो अपने मैजिक को संभाल नहीं पाती एंड खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है। क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है, उसके अंदर बहुत सारा मैजिक होता है एंड वो खुद के ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस चुकी होती है। एंड ब्लैक बुल के मेंबर भी उसको देख लेते हैं। फेंड्रल बोलता है हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये अपने मैजिक से ही मर जाएगी। जिसपे यामी सर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने उस चीज पे हमला किया तो नोएल को ही हर्ट होगा, अब तो केवल सिर्फ एक ही बंदा इसे बचा सकता है। एंड फेंड्रल पूछता है कौन सर? तभी आस्टा नोएल के अटैक से उड़ के डायरेक्ट यामी सर के हाथों में आ जाता है। यामी सर कहते हैं बिल्कुल सही टाइम पे आयो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एंड अब ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के अटैक को खत्म कर दो। आस्टा कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो बच्चे। एंड यामी सर उसको पूरी जान से नोएल की तरफ भेज देते हैं। एंड आस्टा अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके नोएल को बचा लेता है। एंड ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फेंड्रल अपने मैजिक से इन लोगों को बचा लेता है। मुझे बहुत पसंद हो तुम लड़के। एंड नोएल भी उठ जाती है और उसको लगता है कि आस्टा सबकी जनाब उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन भाई आस्टा हमारा ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना है। क्या तुम्हारे पास इतना सारा मैजिक है? अगर तुम अपने मैजिक पे कंट्रोल करना सीख गई हो तुम बहुत पावरफुल मैजिशियन बन सकती हो। एंड बाकी सब भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं। के बाद आस्टा का यहाँ पे ब्लैक बुल में दूसरे दिन होता है। एंड सुबह सुबह उठ के आस्टा अपने पूरे ब्लैक बुल की सफाई करता है एंड उसके बाद काम वालियों की तरह वो सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। एंड इसके बाद वो यामी के पेट्स को खाना खिलाता है, जो कि आज भी खाने को नहीं खाना चाहते थे बल्कि आस्टा को खाना चाहते थे। और आस्टा को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्टा ने अभी अभी ब्लैक बुल को ज्वाइन किया होता है और वहाँ पे वो सबसे छोटा है, इसलिए सब लोग उससे काम करवाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आस्टा और सब लोग कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। एंड आस्टा नोएल से कहता है नोएल तुम भी मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो यहाँ पे पहली बार आई हो ना। चुप रहो गधे, मैं क्यों करूँ, मैं रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है रॉयल सिल्वा, भूलने मत। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा नाम नोएल सिल्वा है, तुम सबसे 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी तो थोड़ी मदद करो। और वैसे मैग्मा सेंपाई, मैं एक मैजिक नाइट तो बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या है तुम्हें यही नहीं पता? मैजिक नाइट करते क्या है और तुमको विजिट किंग बनना है? मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्टा। देखो मैजिक नाइट का काम होता है हमारे किंगडम को सेफ रखना और लॉर्ड ऑर्डर मेंटेन रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों से फाइट कर उन्हें मारना भी होता है, इसलिए मैंने मैजिक नाइट में ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्टा, तुम मुझसे फाइट करोगे ना अपनी तलवार के साथ? और तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका होता है। और गिलोज आस्टा से फिर से कहता है ओए आस्टा ये मेरी बहन है, अगर तूने इसे नजर डाली ना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में मैं आके पड़ गई हूँ। और तो भी वहाँ पे यामी आ जाता है और यामी मैग्मा से कहता है चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है, और मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। जब आस्टा पूछता है आप कौन से मिशन पे जा रहे हो मैग्मा सेंपाई, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं आस्टा ये बहुत खतरनाक काम है, तुम ये नहीं कर पाओगे और हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्टा को लगता है कि ये दोनों सच में कोई डेंजरस काम करने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए, और ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये अपने कपड़े भी हार चुके होते हैं। एक और राउंड लगाओ जिराया, ठीक है, लेकिन इस बार क्या आप दाव पे लगाने वाले हैं? अपनी चड्डी? नहीं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिराया, मैं दाव पे लगाने वाला हूँ मेरी ग्रिम वॉर। अरे नहीं यामी सर आप ये क्या कर रहे हो, आपकी चड्डी इस ग्रिम वॉर से महंगी थोड़ी ना है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता, एक ट्रू वॉरियर कभी भी हार नहीं मानता, याद रखना और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं मैं
मैं अभी ग्रिमवॉन नहीं रख सकता। चलो एक काम करते हैं, अगर आप इस बार हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। और हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा का सारा सामान लौटा दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिराया। बाटो पत्ते, यामी सर की बात सुनी तुमने? बाटो पत्ते और ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। और उसके बाद यामी सर आस्टा नोएल मैग्मा को उनका पहला मिशन देते हैं, जो कि इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। सुनो आस्टा और नोएल, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये तुम्हारा पहला मिशन है। तुम लोगों को सॉसी विलेज जाना होगा और वहाँ पे कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो कि गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझे से रॉयल पे सूट नहीं करता। वही तो, हारे तो आप हो, तो हमसे क्यों करवा रहे हो ये काम? या तो तुम जाओगे या तो तुम दोनों मरोगे। ठीक है, हम दोनों जाएंगे। और उसके बाद आस्टा नोएल दोनों तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों जाओ, अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ और मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ। लेकिन मैं अपनी झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता है, जब तुम अपनी झाड़ू से उड़ नहीं सकते तो तुम लोगों ने मैजिक नाइट एग्जाम कैसे पार कर लिया? चलो ठीक है, अब कोई रास्ता भी नहीं है, तुम लोग मेरे साथ चलो मेरी झाड़ू पर। और भाई मैग्मा अपनी मैजिक झाड़ू दिखाता है जो कि एकदम बवाल लग रही होती है। और आस्टा फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों आस्टा, अच्छी है ना ये झाड़ू? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन। बवाल है सेंपाई। और फिर उसके बाद मैग्मा इन दोनों को उड़ा के ले जाने लगता है सॉसी विलेज की तरफ। और आस्टा अपनी जिंदगी में पहली बार उड़ा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्टा पकड़ के बैठो नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है सेंपाई। और आस्टा नोएल को पकड़ लेता है। ओए गधे, मुझे मत पकड़ो बल्कि झाड़ू को पकड़ो। और नोएल आस्टा को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्टा को बचा लेता है। और इधर हम देखते हैं सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियंस आए होते हैं और ये सुअर इन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये अकेला मैजिशियन इन सबको जमा देता है और इसके पास आइस मैजिक होता है। तो अच्छा, ये है वो जगह जहाँ पे मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। और इसके बाद ये आदमी पूरे विलेज में एक अजीब सा मैजिक फैला देता है। थोड़ी देर बाद आस्टा और ये लोग भी सॉसी विलेज के पास वाले जंगल में जाते हैं, जहाँ पे भाई आस्टा को एक सुअर ने घेर लिया होता है। नोएल आस्टा को बचाने के लिए उस सुअर के ऊपर मैजिक अटैक करने वाली होती है, लेकिन हम जानते हैं इसका निशाना कितना कच्चा है। और भाई ये जैसे ही करती है वैसे ही आस्टा को ये मार देती है। लेकिन अब आस्टा के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के इस मॉन्स्टर को एक बार में ही मार देता है। लेकिन इसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं, लेकिन हमारा आस्टा कोई सुअर मुअर थोड़ी मार सकता है, ये अकेले ही इन तीनों सुअरों को मार देता है। एंड मैग्मा के साथ उनको सॉसी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो क्या ऐसी गाँव के मेयर ने यामी सर और आपको हराया था? हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। असल में मुझे जब मेरी ग्रिमवॉर मिली थी तो मैंने इस विलेज में अटैक कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए, लेकिन फिर तब जिराया सर ने मेरी ऐसी बैंड बजाई, मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े भले ही हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। उन्होंने ही मुझे मैजिक नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग भी दी थी। एंड वो सच्ची में दिल के बहुत अच्छे इंसान है। एंड आस्टा नोएल और मैग्मा सॉसी विलेज जाते हैं, जहाँ पे आइस ने अपने मैजिक से पूरे विलेज को कवर कर लिया होता है। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है मैग्मा सेंपाई? गधे, वो मौसम नहीं बल्कि एक मैजिक है। आस्टा जल्दी कुछ करो। हला मैं क्या करूँ सेंपाई? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से जाके उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। और आस्टा अपनी तलवार से आइस के मैजिक को हटाना स्टार्ट कर देता है। और ये लोग देखते हैं पूरी सॉसी विलेज के लोगों को आइस और उसके साथियों ने बंदी बना लिया होता है। और आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सब लोगों को बचा लेता है। ये सारे लोग मैग्मा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मैग्मा उन सब लोगों के पास आता है और वो देखता है कि जिराया खत्म हो चुका है और जिराया ने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? चलो अच्छा ही हुआ, मैं तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक आइस अटैक कर देता है, इसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन हमारा आस्टा जाकर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के मैजिक को बीच में से काट देता है। आइस शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसी मैजिक पावर है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्टा आइस से कहता है, तू गया अब जानवर। आस्टा अपनी स्वॉर्ड लेकर आइस की तरफ बढ़ता है। ये लोग भी आस्टा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्टा की तलवार के रहते हैं इनके अटैक उसको छू भी नहीं सकते। आइस कहता है, बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक वुल्फ जैसी सड़ी हुई स्क्वाड में तुम जैसा एक होनहार बच्चा भी है। आखिरकार तुम इन जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहाँ है? ये सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बाद इतनी भी मैजिकल पावर नहीं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, जो कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों से भीख मांगते हैं, ये सब जानवर ही तो हुए ना। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें इतना अमीर कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिताओगे। आखिर क्यों तुम इन जानवरों के लिए अपनी जिंदगी खोना चाहते हो? जिसको सुनकर आस्टा को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वो सिस्टर लिली से पूछता है, सिस्टर लिली हम इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते
हैं, हम किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते, या फिर जहाँ पे विजिट किंग रहते हो। देखो आस्टा, वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स हों, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या उनके पास बहुत सारे पैसे हों। देखना है सिस्टर लिली, एक दिन जब मैं विजिट किंग बनूंगा तो हम सब विजिट किंग के पैलेस में एक साथ रहेंगे। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। फिर आस्टा आइस से बोलता है, ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो, ये लोग जानवर नहीं है, बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जो कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं और कोई भी बुरा काम नहीं करते, ये असल मायनों में इंसान है। एंड आस्टा आइस के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस के सारे साथ ही पूरे विलेज को मिस्ट मैजिक में घेर लेते हैं। एंड आइस आस्टा और सब लोगों को अपने आइस मैजिक से घेर लेता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आस्टा अकेले ही उसके सारे वारों को रोक रहा होता है और मैग्मा और नोएल सारे विलेजर्स को बचा रहे होते हैं। लेकिन मैग्मा बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक बचोगे बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर कई दिनों तक अटैक कर सकता हूँ, एंड कभी न कभी तो तुम थकोगे और मिस करोगे ना, और वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा, एक गलती और तुम खत्म। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा देर तक टिक पाएगा और खुद को और इन जानवरों को बचा पाएगा। एंड आस्टा परेशान होने लगता है, वो सोचता है कि अब वो क्या करे, अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा और इन सारे विलेजर्स को खो देगा। एंड तभी आस्टा को आइस का एक अटैक लग जाता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। तुम तो रॉयल फैमिली की हो, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और परेशान हो जाती है, हम लोग इन्हें कभी नहीं हरा सकते, और यहाँ से भागने लगती है। एंड तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हमारी मदद कीजिए। जिसको सुनकर नोएल की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि नोएल से किसी ने जिंदगी में पहली बार हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तो भी नोएल की बुक के अंदर एक नया मैजिक आ जाता है, एंड वो इस नए मैजिक का यूज करके सारे के सारे विलेजर्स को अपने वाटर शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है एंड आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत सारा मैजिक है। और आस्टा जो कि एक शेर की तरह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका उसको मिल जाता है और वो आइस के ऊपर छुपकर अटैक कर देता है। एंड आइस इसको देख के डर जाता है एंड समझ जाता है कि वो इस अटैक को नहीं रोक सकता। एंड आस्टा अपनी तलवार को उसके पेट में घुसेड़ देता है, लेकिन वो आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती, और आइस भी अपने मैजिक अटैक से आस्टा के पेट में छेद कर देता है। एंड आस्टा नीचे गिर जाता है। अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो बच्चे, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाके नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। एंड मैग्मा डर जाता है और वो सोचता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता, और वो कहता है मे भी जरासन ने जो भी उसके लिए कुछ भी करा है, अब उसका एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से फाइट करेगा। एंड आइस नोएल की शील्ड तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो हैंट्री मारता है, लेकिन आइस उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। तुम अभी तक नहीं समझ पाए बच्चे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। एंड आस्टा बार बार गिरने के बावजूद भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड मैग्मा आस्टा को देखता है और कहता है, नहीं वो नहीं मर सकता जब तक ये सब विलेजर्स को नहीं बचा लेता। आइस बोलता है, आखिर क्यों तुम इन जानवरों के पीछे अपनी जिंदगी खोना चाहते हो, क्यों इनको पागलों की तरह बचा रहे हो, आखिरकार मिलेगा क्या तुम्हें इन सबको बचाकर। और आस्टा कहता है, इन सबको बचाकर मुझे मिलेंगी दुआएं, और इनकी दुआओं से मैं बनूंगा एक दिन विजिट किंग। तुम जिंदगी में कभी विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। ओए मैं तुम्हें दो चीज की गारंटी देता हूँ, पहली आस्टा और मैं दोनों मिलकर तुम्हारी बैंड बजाएंगे, और दूसरी आस्टा एक दिन जरूर बनेगा विजिट किंग। एंड मैग्मा अपनी बची कुची ताकत का यूज कर इनके ऊपर एक खतरनाक फायर का अटैक कर देता है, जिनको ये आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर ही गिर जाता है एंड आइस मैग्मा के ऊपर अपने आइस ब्लेड का यूज कर देता है, जिससे मैग्मा नहीं बच सकता था। ठीक है आस्टा, मेरा जाने का वक्त आ चुका है, इन लोगों को बता दो कि तुम क्या हो। एंड तो भी आस्टा पीछे से आकर मैग्मा के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। क्या ये लड़का अपने अटैक को वापस भी भेज सकता है? और ये अटैक जाके इन तीनों पे लग जाते हैं और आइस पूरी तरह से जलने लगता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपने आइस का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन भाई तो भी आस्ता उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। आस्टा कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली जानवर क्या होता है। एंड आस्टा अपनी पूरी जान से उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और आइस वहीं पर ही सो जाता है। और इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड मैजिक से बचा
बचा लेती है। ये एहसान मेरा याद रखना मैग्मा। आस्टा उठता है और जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड आस्टा वहीं पर ही गिर जाता है। मैग्मा जल्दी से जाता है और देखता है भाई क्या हो गया इसको, लेकिन आस्टा तो आराम से सो गया होता है। और नोएल को भी आस्टा थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। और आस्टा की चुड़िया उससे बाहर निकलती है, उड़ के जाती है और उस मैजिक स्टोन को लेके आती है जिसको ये तीनों लेने आए थे। एंड ये तीनों होश में आते हैं। एंड मैग्मा कहता है जल्दी से जल्दी बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे, तुम्हारा प्लान क्या था। आइस कहता है माफ करना सर, मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड ये तीनों के तीनों अपने ही मैजिक से खत्म हो जाते हैं। मैग्मा और आस्टा ये देखकर डर जाते हैं, आखिरकार कौन थे ये जिनको उनकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके सर का ऑर्डर था। एंड आस्टा, मैग्मा और नोएल जिराए की ग्रेव पे खड़े होते हैं। एंड जिराए का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। सुनो बच्चे, तुम्हारे दादा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी एक बहुत रिस्पेक्टफुल डेथ हुई है। वो इतने सारे लोगों से अकेले लड़ रहे थे और वो मर गए। उन्हें जरूर से स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादा को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम। अब जो जिम्मेदारी तुम्हारे दादाजी तुम पे छोड़ के गए, अब तुम्हें संभालने का वक्त आ चुका है। लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो बनो स्ट्रॉन्ग, तुम्हें ही इस विलेज को अब बचाना है। जिस पे ये बच्चा उठता है और कहता है क्या मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक मैजिक नाइट बन सकता हूँ? जिस पे आस्टा उसके पास आता है और कहता है जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो और दिल से उस चीज को चाहो तो जरूर वो चीज हो सकती है। ये बात सुनकर वो बच्चा आस्टा का बहुत बड़ा फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्टा की चुड़िया वही स्टोन उसके सर पे मारने लगती है, मानो कि वो कह रही हो कि चलो आस्टा अब घर चलें। नोएल को आस्टा की चुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो चुड़िया से कहती है आओ ना मेरे सर पे ही बैठो ना प्लीज। लेकिन वो हमेशा आस्टा के सर पे ही बैठती है और उसके मुंह में वही स्टोन होता है जो कि ये तीनों लेने आए होते हैं। और फिर हम इनके बॉस को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का मेन विलन है। यकीन नहीं होता कि वो मारा गया और वो स्टोन ब्लैक वुल्फ के पास है। सर अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं अभी के अभी जाके पूरी ब्लैक वुल्फ को खत्म करके वो स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक वुल्फ की यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही वक्त आने पे मैं खुद ही उस स्टोन को ले आऊंगा और फिर हमारे मास्टर दोबारा से जिंदा होंगे। और हैरानी की सबसे ज्यादा बात ये होती है कि इस बंदे ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है जिस टीम में यूनो है। और ये तीनों ब्लैक बस में जाते हैं जहाँ पे यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम में से कोई भी नहीं मरा कैप्टन, लेकिन आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्टा, वो सही कह रहे हैं, जिराय को सबका हंसमुख चेहरा पसंद होता है। चलो हम तीनों मिलके जिराय सर के लिए हंसते हैं। और ये तीनों के तीनों हंसने लगते हैं। लेकिन यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं और यामी में जिराय की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है। और तभी पीछे पोर्टल खुलता है और वेनेसा फिंडल भी आ जाते हैं। अरे आस्टा, तुम्हारे ऊपर सर में इतनी प्यारी सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे सर पे बैठी है। लेकिन वो चिड़िया फिर से आस्टा के सर पे खोदने लगती है। अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें पका के खाऊंगा, सोचना भी मत आस्टा। एंड आस्टा और नोएल की लड़ाई हो जाती है और वो आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़ फोड़ नहीं। और यामी खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है और यामी कहता है अरे हाँ आस्टा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो तुमने किया है उसके लिए खुद विज़र्ड किंग ने तुम्हारी तारीफ की है। क्या तारीफ की है? और उन्होंने कहा है कि वो तुमसे जल्द ही मिलेंगे। इसको सुन के आस्टा खुद शॉक हो जाता है। और अगले दिन आज आस्टा बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको उसकी पहली पेमेंट मिलती है। क्या इतनी सारी सैलरी है? क्या मेरे पूरी जिंदगी भर की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है क्या आस्टा? तो इस पैसों में मेरे पूरे चर्च वाले साल भर खाना खा सकते हैं। कैप्टन, मैं आपको मेरा सारा का सारा पैसा दूंगा, आप क्या मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे देती थी, जितना मिला उसमें खुश रहो, ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्टा, तुम इतने सारे पैसों को क्या करोगे? तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? नहीं, मैं सारे पैसे अपने चर्च भेज दूंगा। क्या आप मुझसे थोड़ा दूर होकर बात कर सकती हैं? ओए आशा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें अपने सारे के सारे पैसे चर्च भेज देने चाहिए। हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। आप भी अपने सारा पैसा घर भेजते हैं मैग्मा सेंपाई? नहीं, मैं तो जुआ खेलने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आशा, पैसे घर भेजना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम सारे के सारे पैसे क्यों भेज रहे हो? तुम अपने पास भी तो थोड़े पैसे रख सकते हो। लेकिन मैं इतने सारे पैसों का करूंगा क्या? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। और उसके बाद आस्टा, नोएल और वेनेसा घी का टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। आस्टा, मुझे पकड़ना मत। ठीक है, अरे मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत गधे। असल में बात ये होती है कि हवा चल रही होती है तो आस्टा को सुनाई देता है कि मुझे पकड़ लो। एंड उसके बाद देखते हैं हम वेनेसा, नोएल और आस्टा जाते हैं घी का टाउन। एंड आस्टा जिधर भी देख रहा होता है उसके वहाँ पे मैजिक दिखता है और उसको यहाँ पे चार में भी दिख रही होती है जो कि मस्त ठूस रही होती है। इतना खाना जाता कहाँ है? और इधर हमेशा की तरफ फिंडल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो कि उसको बचा देती है। उसके बाद ही सब लोग ब्लैक मार्केट जाते हैं जहाँ पे इसको सेक्के मिल जाता है। सेक्के, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी?
हाँ मतलब नहीं, कौन हो तुम? और उनके पास ही एक बूढ़ी औरत का सामान एक चोर लेके भागने लगता है और आष्टा उसके पीछे जाने लगता है और ये लोग ये बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं। आप लोग दिक्कत मत लीजिए, जब तक आष्टा उसके पीछे गया तो आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। आष्टा के नहीं, मेरे रहते हैं, मेरी मैजिक बाइक से कोई नहीं भाग सकता, चिंता मत करो क्यूटीज, मैं भी इनका पर्स लेकर आता हूँ। कौन लड़का है ये? और से के भी उस चोर के पीछे जाता और उधर हम देखते हैं आष्टा चोर का पीछा कर रहा होता है और ये चोर कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे जब तक के लिए, मेरे पास ये मैजिक क्लाउड है। आष्टा ऊपर उठता है और अपनी तलवार उस क्लाउड की तरफ फेंक देता है और उसका क्लाउड खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एंड तभी सेके अपनी बाइक से उसे ठोक देता है। सेके बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। लेकिन तो भी वो चोर सेके के पैर पे पॉइजनस चाकू मार देता है और सेके वहीं पर ही गिर जाता है। तुम ठीक तो हो सेके? आष्टा मैं भी, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रहे भाई, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं था, तुम मेरे अब भी दोस्त हो। थैंक यू आष्टा, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग, ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो अब तुम ठीक हो जाओगे। एंड उसके बाद से कि उस चोर को अपने पास लेकर चला जाता है एंड आष्टा उस बूढ़ी माँ को उनका पर्स लौटा देता है। ध्यान रखना दादी अपना। और आष्टा वेनेसा और नोएल इस बूढ़ी औरत का सामान देकर चले जाते हैं एंड ये बूढ़ी औरत अपने असली चेहरा दिखाती है, एक शॉट जो कि मेले को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया है इस बार, और भाई ये आदमी और कोई नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होते हैं। और इनने जैसा कहा था कि वो आष्टा से मिलेगा तो इसलिए ही वो आष्टा से मिलने आया होता है। सर फाइनली आप मिल गए, आप कहाँ हैं ये? अरे मैं तो बस सिर्फ अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता के तो जाया करिए सर, आप ऐसे गायब नहीं हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को यूनो ऊपर उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, अब जल्दी वापस आइएगा। और विज़र्ड किंग निकल जाते हैं यूनो की तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं यूनो क्लोज और उनकी एक टीममेट मिमोसा को मिशन दिया गया होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लो यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है मानना पड़ेगा यूनो, तुम बहुत ही ताकतवर हो, बल्कि तुम एक नोबल फैमिली की भी नहीं हो, तुम्हारे पास 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है, तुम मे भी फ्यूचर में विज़र्ड किंग बन जाओगे। और फिर मैं अपने बच्चे से कहूंगा कि मैंने विज़र्ड किंग से फाइट की थी और वो मेरे लिए एक दिन के लिए बॉडीगार्ड भी बने थे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरे पीछे बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हैं, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को चुना मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे कभी मत चुनना। तभी मिमोसा कहती है क्लोज सेंपाई, ऊपर वो बादल कुछ अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो सी कभी बात मानता ही नहीं है और यूनो निकल जाता है उन बादलों की तरफ अकेला। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियन अटैक कर देते हैं और यूनो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी यूनो अपने विंड ईगल मैजिक से इन सबको हरा देता है एंड वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद यूनो के पास सलीम आता है उसे बचाने के लिए, थैंक यू करने के लिए। फिर सलीम उससे कहता है चलो ना यूनो तुम्हारे विलेज चलते हैं, मुझे देखना है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा कहाँ पे पढ़ा लिखा है। पर सर ये हमारे मिशन में नहीं है, क्यों आपको अपने टाइम वेस्ट करना है? नहीं क्लोज, मेरे पास अभी बहुत टाइम है, चलो अब चलते हैं, मेरा मन है यूनो का टाउन देखने का। फिर ये सब लोग यूनो के टाउन आ जाते हैं ऐसे ही घूमने के लिए। यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आष्टा नहीं आया क्या? नहीं वो बाद में आएगा। एंड इसके बाद ये सब लोग यूनो के यहाँ खाना खाने लगते हैं। फिर सिस्टर लिली सबके लिए पानी लेने जाती है वेल पे, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। यूनो को सिस्टर लिली की चीखने की आवाज आ जाती है और यूनो जल्दी से भाग के जाता है और वो देखता है जिसने उसके ऊपर पहले अटैक किया था वही सिस्टर लिली को लेके गए। सलीम कहता है मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, वो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में दिक्कत आ गई है। ये सब बच्चे रोते हैं, कहते हैं प्लीज यूनो भैया सिस्टर लिली को बचा लो, और फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने के लिए। लेकिन यूनो कहता है नहीं, आप यहीं पर ही रुकिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को अभी वापस लेकर आता हूँ। लेकिन क्लोज कहता है नहीं भूलो मत यूनो, हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली को बचाने का नहीं है बल्कि सलीम को बचाने का है। यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर लिली को बचा लेगी, चलो आओ मेरे पास बैठो और अपन चलते हैं। मैक्स बोलता है पागल हो क्या तुम, यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसी छोड़ के नहीं जा सकता, आओ यूनो मेरे पास आके बैठो, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो तो उसकी शुरू से ही बात नहीं मानता, ये इसको इग्नोर करके निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मेजिशियन आते हैं लेकिन यूनो इन सबको हरा देता है। लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ होस्टेज माना होता है। चुपचाप अपनी ग्रीम वॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो तो। लेकिन यूनो के पास कोई भी और रास्ता नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रीम वॉर देने वाला होता है। लेकिन तभी क्लोज आता है और पीछे से उस आदमी को अपने अटैक से बेहोश कर देता है। यूनो कहता है आप क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती होने के बाद बेशर्मी से तुम्हें बचाने आया हूँ। और क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो यूनो? यूनो कहता है आखिरकार ने सिस्टर लिली को ही क्यों किडनैप किया? क्लोज कहता है मुझे सलीम पर बहुत पहले से शक था, वो एक नोबल होने के बाद तुम्हारे चर्च पे खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो? यही कि ये आदमी सलीम के पीछे नहीं पड़े बल्कि ये सलीम
सलीम के ही आदमी हैं और ये लोग सलीम के पीछे नहीं पड़े थे बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि तुम्हारी ये ग्रिमवॉल ले सकें। और फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम से उसके सारी बातें उगलवा लेती है। सलीम बोलता है, मैंने ये सब यूनो की ग्रिमवॉल छीनने के लिए किया था क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाया था और मैंने इसलिए यूनो को बॉडीगार्ड चुना था ताकि मैं उसको मारकर उससे ग्रिमवॉल छीन सकूं। मैं तो मैं छोड़ूंगा ना यूनो। जिस पे सिस्टर लिली गुस्सा होके उसको एक वाटर पंच मारकर सुला देती है। चलो अब तुम लोग पकड़े जा चुके हो, अब ये भी बता दो कि तुम्हारा लीडर कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन भाई इनको पता ही नहीं होता कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को तो विज़र्ड किंग ने पहले ही पकड़ लिया होता है और ये फर्स्ट विज़र्ड किंग की मूर्ति के सामने लेटे होते हैं। अरे सर आप कहाँ पर है? आप इतने मजे में सो रहे हैं, आपको पता है कितना लेट हो चुका है? अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। एंड यहाँ पे यूनो और ये सब चर्च वाले हंसी खुशी खाना खाते हैं। फिर इसके बाद वो सब वापस निकल जाते हैं। एंड अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो विज़र्ड किंग ने तुम लोगों की तारीफ की है और हमें सलीम की फैमिली के खिलाफ काफी सारी चीजें पता चली हैं और हम उनकी फैमिली के लिए एक स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे। सर आप पहले से ये जानते थे कि हमारे साथ ये होगा? हाँ, इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं भेजा था बल्कि तुम दोनों के साथ में भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड ये फिर तीनों वापस जाने लगते हैं। एंड क्लोज यूनो से कहता है, अब अगली बार से तो मेरी बात मानोगे ना यूनो? हाँ, ये सुनकर मिमोसा हंसने लगती है और हमें ब्लैक वुल्फ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैग्मा अपने फिर से पूरे के पूरे कपड़े हार के आ चुका होता है और चार में पहले की तरह ठूस रही होती है। और यहाँ पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में खुल जाता है। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं कि डंजन एक टनल टाइप का होता है जहाँ पे पहले के लोगों ने कुछ खजाना छुपाया होता है। अंदर जानलेवा ट्रैप्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। एंड हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क्स विज़र्ड किंग से कहता है, मुझे कुछ बताना है सर आपको, मुझे मालूम है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसे वहाँ पे भेजना चाहिए मिशन के लिए। और हमारी इस प्यारी सी एनिमे का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो इस वीडियो पे 50 कमेंट और 50 लाइक्स करवा दो, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही ले आऊंगा। आई नो गाइस वीडियो बहुत लेट आई है तो मुझे माफ करना यार, मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी। तो यार जो गोल दिया प्लीज पूरा कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।